देयर, वेलकम। आज हम करने वाले हैं अल्कीन्स। अल्कीन्स हमारा हाइड्रोकार्बन में बाइफर्केशन का एक पार्ट है। हमें पता है हाइड्रोकार्बन हमारा 4 चीजों में बाइफर्केट हुआ है, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जिसमें से एक हमने पढ़ना है अल्कीन्स, राइट। तो अल्कीन्स जो होते हैं दे हैव द जनरल फॉर्मूला CnH2n, राइट। एंड अल्कीन्स को हम और क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज ओलिफेन्स, राइट। अगर हम अल्कीन की बात करते हैं, अल्कीन कंटेन डबल बॉन्ड, राइट। डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड आपका सिग्मा बॉन्ड होता है एंड द वन बॉन्ड इज योर पाई बॉन्ड, राइट। तो अगर हम बात करते हैं सिग्मा बॉन्ड की, सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, एक्सियल ओवरलैपिंग से। जब आपकी दो एक्सिस ओवरलैप करती है तो आपका कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है। तो ये वाला जो सिग्मा बॉन्ड बना है इट इज फॉर्म बाय द ओवरलैप, एक्सिस पे जब ओवरलैपिंग होती है, राइट। और अगर हम बात करते हैं पाई बॉन्ड की, पाई बॉन्ड में हमारी हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है और वी कैन से साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है, लाइक दिस। ये जो ओवरलैपिंग है इसे हम क्या कहते हैं, साइड वाइज ओवरलैपिंग या फिर हेड ऑन ओवरलैपिंग, राइट। अब सी, अगर इस तरीके से हमारी ओवरलैपिंग हो रही है, अबव द प्लेन भी, ऊपर भी और नीचे भी, लाइक ये कार्बन की एक रिंग है, इसके ऊपर भी आपकी ओवरलैपिंग हो रही है, मतलब एक रिंग बन रही है, एक नीचे भी रिंग बन रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे, साइड वाइज ओवरलैपिंग। और ऊपर नीचे दोनों तरफ से जब एक रिंग बनती है, एक प्लेन बनता है, तो वो बनाता है आपका एक पाई बॉन्ड। क्लियर? ओके। अगर हम आगे चलते हैं तो n यहाँ पर क्या है, n कैन बी एनी नंबर, n कैन बी 1। अगर हम n की वैल्यू 1 लेते हैं, यहाँ पुट कीजिए, तो क्या बनेगा CH2। एंड यू नो CH2 नाम की कोई चीज नहीं होती, ठीक है। कार्बन की यहाँ पे वैलेंसी पूरी नहीं हो पा रही है। कार्बन कितने बॉन्ड्स बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाएगा। यहाँ पे कितने बन रहे हैं इसके, ओनली 2, राइट। अगर हम n की वैल्यू 2 की बात करते हैं, 2 की बात करते हैं तो फॉर्मूला क्या बनता है, C2H4। C2H4 आपके पास क्या हो जाएगा, आपका इथीन, राइट। अगर यहाँ पे n की वैल्यू 3 डाल देंगे, इट वुड बी C3H6 और ये क्या हो जाएगा आपका प्रोपीन। अगर हम आगे चलते हैं C4H8 हो जाएगा, डबल हो जाएगा, दैट वुड बी योर ब्यूटीन, राइट। ऐसे सेम हम आगे चलते जाएंगे तो पेंटीन, हेप्टीन, हेक्सीन, इस तरीके से हमारे पास बनते जाएंगे, राइट। ओके, मूविंग फर्दर, अगर हम अल्कीन्स के आइसोमेरिज्म की बात करते हैं तो हम लोगों ने जब आइसोमेरिज्म पढ़ा था, आइसोमेरिज्म में मैंने आपको 2 टाइप बताई थी। 2 में से मैंने कहा था एक हम अभी डिस्कस करेंगे और एक हम बाद में डिस्कस करेंगे। वन वॉज योर structural isomerism and the other one was your geometrical isomerism, right? तो जो अल्कीन्स हैं ये शो करते हैं आपके geometrical isomerism। geometrical isomerism क्या होता है, सी, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, इसके अराउंड जो एटम्स का अरेंजमेंट है जब वो वेरी करेगा उसे हम कहते हैं geometrical isomers। आइसोमर्स क्या होते हैं, आइसोमर वही होते हैं ना, एक कंपाउंड जिसके डिफरेंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स हम बना सकते हैं फ्रॉम द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो यहाँ पे यही चीज है कि एक कंपाउंड है, ठीक है, उसके अराउंड जब एटम्स वेरी कर रहे हैं, मान लीजिए इस तरीके से, अगर मैं एटम्स के अरेंजमेंट को घुमा रही हूँ, मैं ऐसे कर सकती थी ए इस तरीके से लगा दी, मैं ऐसे भी कर सकती थी ए एंड बी। तो ये जो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स है ना अराउंड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, उसे हम क्या कहते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। ओके, मूविंग फर्दर, सो हमने अभी ये पढ़ा है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज बेसिकली द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स अराउंड द कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, राइट। अगर हमारे पास कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के अराउंड एटम इस तरीके से है, ए बी, कोई भी एटम इस तरीके से अरेंज्ड है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, सी। जब दोनों ए एटम एक ही तरफ है ऊपर और दोनों सेम एटम्स नीचे हैं तो उसे हम कहेंगे सिस आइसोमेरिज्म। अगर हमारे एटम्स का अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से है, अगर एटम्स हमारे डायगोनली प्लेस्ड, डायगोनली सेम एटम्स प्लेस्ड है, डायगोनली सेम एटम्स प्लेस्ड है, तो उसे हम क्या कहेंगे, ट्रांस। ओके, तो जरा एग्जांपल के साथ समझते हैं। लेट इट बी कुछ इस तरीके से आपके पास Cl, CH3, CH3, Cl। देखिए दोनों सेम ग्रुप ऊपर है, दोनों सेम ग्रुप नीचे है। जब सेम ग्रुप्स आपके पास आ रहे हैं दैट इज योर सिस आइसोमेरिज्म, राइट। अगर इन्हीं ग्रुप्स को मैं इस तरीके से लगा दूं CH3, CH3,
Cl Cl। अगर मैं इन्हीं ग्रुप्स को ऑपोजिट डायगोनली अरेंज कर दूं, देन दिस इज योर ट्रांस आइसोमेरिज्म। क्लियर? तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए कंडीशन ही ये है दैट द कंपाउंड मस्ट कंटेन डबल बॉन्ड। कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड होना जरूरी है, कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2 इज कि दो एटम्स जो है वो बिल्कुल सेम होने चाहिए। अगर आपके चारों एटम डिफरेंट हो जाएंगे तो सिस ट्रांस नहीं होगा, देन कुछ अलग टाइप का आइसोमेरिज्म हम देखेंगे। अगर आपके दो एटम सेम है, मिनिमम 2 एटम सेम होने चाहिए। हाँ, ऐसा कर दो, ऐसा लो, तभी हमारे दो एटम सेम है ना, दो एटम का सेम होना यहाँ पर जरूरी है। अगर दो एटम सेम है तो ठीक है, अगर दो में से एक भी एटम सेम नहीं, मतलब चारों डिफरेंट हो जाएंगे, दो एटम सेम नहीं होंगे, तो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म फिर उस केस में पॉसिबल नहीं होगा। क्लियर? सो आउट ऑफ सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म पॉइंट ये आता है कि कौन सा आइसोमर ज्यादा स्टेबल है हमारा। तो मैं ये कहती हूँ आपका ट्रांस आइसोमर ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि हम के पास ग्रुप कैसे थे, इस तरीके से ग्रुप थे। ठीक है, अब दोनों बड़े ग्रुप आमने सामने आ रहे हैं, दोनों बड़े ग्रुप साथ साथ आ रहे हैं। अगर दो बड़े ग्रुप आपके साथ साथ आ रहे हैं, कंपाउंड के बीच में क्या होगी, रिपल्शन। रिपल्शन की वजह से कंपाउंड क्या होगा, कंपैरेटिवली आपका अनस्टेबल होगा, इतनी ज्यादा स्टेबिलिटी नहीं है। पर वहीं पे अगर दो बड़े ग्रुप आपके डायगोनली आ रहे हैं, दूर दूर आ रहे हैं दो बड़े ग्रुप आपके, तो वो आपका ट्रांस होगा, और ट्रांस कंपाउंड जो होगा वो कंपैरेटिवली स्टेबल होगा। क्लियर? तो अगर हमारे पास डबल बॉन्ड है और कोई भी दो एटम सेम है, देन दिस इज योर सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म। दिस इज योर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, राइट? आप इसको ध्यान से देख सकते हो, एक बॉन्ड ये है और एक बॉन्ड ये नीचे है, राइट? इसमें से एक बॉन्ड आपकी सिग्मा होगी और एक बॉन्ड आपकी क्या होगी, पाई, राइट? इसको मैं ऐसे रख रही हूँ। अगर दोनों मॉलिक्यूल आमने सामने, आपको दोनों आमने सामने ऑरेंज बॉल्स नजर आ रही है, दोनों आमने सामने रेड बॉल्स नजर आ रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे, सिस। लाइक इस मॉलिक्यूल को अगर मैं ऐसे रखूं, क्लोरीन को ओवरलैप करेगा क्लोरीन, और CH3 के लिए रेड वाली बॉल है, CH3 के ऊपर CH3 आ रहा है, तो दोनों अगर इस तरीके से आ रहे हैं, दिस इज योर सिस फॉर्म। अगर मैं इसको क्या करूं, चेंज कर दूं, चेंज करके मैं इसको इस तरीके से कर देती हूँ, ऑरेंज बॉल नीचे कर देती हूँ और रेड बॉल को हम ऊपर कर देते हैं, लाइक दिस। अब क्या हो रहा है, ये डायगोनली सामने आ रही है, ये डायगोनली सामने आ रही है, तो दिस इज योर ट्रांस। क्लियर? तो हमारे पास कंडीशन क्या हुई, कंडीशन ये हुई कि यहाँ पे डबल बॉन्ड का होना जरूरी है, दो आइटम सेम होने चाहिए। हाँ, यहाँ पे ये हो सकता था ऑरेंज बॉल की जगह ग्रीन बॉल आ जाती, तो दो रेड बॉल्स तो है ना, दो आइटम सेम होने हमारे पास जरूरी है फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। दो ही कंडीशन है, कंपाउंड मस्ट कंटेन डबल बॉन्ड एंड टू आइटम्स मस्ट बी सेम। सारे आइटम्स डिफरेंट होकर बात नहीं बनेगी, सारे आइटम्स सेम होकर भी हमारी बात नहीं बनेगी, राइट? ओके, फिर मैंने कहा सिस फॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म में ट्रांसफॉर्म ज्यादा स्टेबल है। द रीजन मीन यहाँ पे रिपल्शन दूर दूर है, पार्टिकल्स दूर दूर पड़े, जब दूर दूर पड़े रिपल्शन के चांसेस भी कम है। यहाँ पे दोनों आमने सामने पड़े, जब आमने सामने पड़े यहाँ पे रिपल्शन के चांसेस भी ज्यादा है, और यहाँ पे क्योंकि रिपल्शन कम है, रिपल्शन लेस है, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी भी क्या आएगी, ज्यादा। देखो कहीं पे लड़ाई कम हो रही है, वहाँ पे स्टेबिलिटी ज्यादा है, रिपल्शन इज जस्ट व्हाट, हिंड्रेंस। यहाँ पे हिंड्रेंस कम है तो स्टेबिलिटी ज्यादा, यहाँ पे हिंड्रेंस ज्यादा है तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम, राइट? ओके, अब बात करते हैं डायपोल मोमेंट की। अगर हम बात करते हैं डायपोल मोमेंट की, तो ट्रांस आइसोमर के डायपोल मोमेंट की वैल्यू 0 होती है और सिस आइसोमर के डायपोल मोमेंट की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होती, इसकी कुछ पर्टिकुलर वैल्यू होती है, राइट? 0d/c। कार्बन एंड क्लोरीन में बात करते हैं तो कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन। इधर भी कार्बन क्लोरीन में से कौन सा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन। तो दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। कैंसिल करने की वजह से हम कह सकते हैं डायपोल मोमेंट की वैल्यू क्या है, 0। यहाँ देखिए कार्बन क्लोरीन दोनों डायपोल्स एक ही डायरेक्शन में एड अप हो रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे डायपोल मोमेंट की वैल्यू जो है वो 0 के बराबर नहीं आएगी। क्लियर? तो ये था हमारे पास सिस एंड ट्रांस आइसोमर। इन केस अगर हमारे चारों आइसोमर, चारों एटम्स वेरी कर जाते हैं, अगर हमारे चारों एटम्स वेरी कर जाते हैं, फिर हमारे पास सिस ट्रांस आइसोमर्स नहीं होते, फिर हमारे पास क्या होते हैं, E and Z आइसोमर। देन वी हैव E and Z आइसोमर रेदर देन सिस एंड ट्रांस आइसोमर, राइट? सी, अगर कार्बन के अराउंड चारों एटम्स वेरी कर रहे हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ठीक है? अब आप क्या लिखोगे, फ्लोरीन एंड क्लोरीन में से किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर। ब्रोमीन एंड आयोडीन का एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा है, आयोडीन का। क्योंकि ये दोनों आमने सामने आ रहे हैं तो ये आपकी कौन सी फॉर्म होगी, Z आइसोमर। क्लियर?
सिस की तरह अगर आमने सामने आ रहे तो Z आइसोमर। अगर आप इसको इस तरीके से लेते हैं, लेट इट बी दिस इज योर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन दोनों में एटॉमिक नंबर के बेसिस पे प्रायोरिटी किसको मिलेगी, क्लोरीन को, और इधर प्रायोरिटी किसको मिलेगी, आयोडीन को। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 1 ऑपोजिट आ रहे हैं, डायगोनली आ रहे हैं, तो ये आपके पास कौन सा आइसोमर होगा, ई आइसोमर। इसको याद रखने का तरीका है टी, चाय। कैसे, ट्रांस आइसोमर को ई आइसोमर के बराबर होता है। ट्रांस देखो, ट्रांस डायगोनल ट्रांस आइसोमर को ही ई आइसोमर कहते हैं। क्लियर। और अगर आपके पास आमने सामने आ रहे दैट इज योर Z आइसोमर। और ये सिर्फ तभी होता है अगर चारों एटम आपके वेरी कर रहे हैं। चारों एटम सेम नहीं है तभी होगा, 2 एटम सेम होंगे तो सिस ट्रांस होगा। क्लियर। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में सबसे पहला मेथड है बाय पार्शियल रिडक्शन ऑफ अल्काइंस। हमने क्या करना है, अल्काइंस की रिडक्शन करनी है। अल्काइंस क्या होते हैं, हमारे ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड्स, उसकी रिडक्शन करनी है। लाइक अगर आपके पास मॉलिक्यूल है, लेट इट बी इस तरीके से, दिस इज योर ब्यूट 2 आयन, राइट, 1 2 3 4, है ना। तो ब्यूट 2 आयन, नॉमेनक्लेचर की वीडियो सेपरेटली पड़ी हुई है, इफ यू वांट टू सी दैट यू कैन, आई बटन में मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी, राइट। ब्यूट 2 आयन में अगर मैंने रिडक्शन करी, रिडक्शन मींस दैट आई एम एडिंग हाइड्रोजन, मैं हाइड्रोजन ऐड कर रही हूँ, ओके, कर दिए जी हाइड्रोजन ऐड। अब ये क्या करेगा, ये तीनों बॉन्ड में से किसी एक बॉन्ड को तोड़ देगा, मतलब एक पाई बॉन्ड को तोड़ देगा। जैसे तोड़ेगा, एक एच इसके पास, इस कार्बन के पास, और एक एच इस कार्बन के पास, ठीक है। क्या बना, CH3 कार्बन, एक बॉन्ड तो टूट गया ना, मैंने तोड़ दिया, कितने बचे, 2, और फिर कार्बन और फिर CH3, एक एच इसके पास और एक एच इसके पास, ठीक है। तो ठीक है मैम, आपने अब बना दिया है ब्यूट 2E, बिल्कुल ठीक है। पर हमें कैसे पता चलेगा सिस प्रोडक्ट बनाना है कि ट्रांस प्रोडक्ट बनाना है, ये तो प्रॉब्लम है ना। आपको होगा इसमें ट्रांस बनाना क्योंकि ट्रांस ज्यादा स्टेबल है, नो डाउट ट्रांस स्टेबल है, बट सिस फॉर्म में तो इक्वली है, ट्रांस के कंपैरिजन में नो डाउट सिस फॉर्म कम स्टेबल है, बट कुछ कम कहीं ना कहीं तो ऐसा होगा ना कि जब हमें सिस फॉर्म भी चाहिए होगी, तो हमारे लिए यहाँ पे वेरी करते हैं हमारे कैटलिस्ट, राइट। अगर मैं लेती हूँ अपना लिंडलार कैटलिस्ट, लिंडलार कैटलिस्ट क्या होता है, हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ किसी भी मेटल, कोई भी मेटल ले सकते हो, हाइड्रोजन को किसी भी मेटल के प्रेजेंस में ले लो, चाहे निकल ले लो, चाहे प्लैटिनम ले लो, चाहे प्लैटिनम कोई भी मेटल ले लो, साथ में थोड़ा सा डाल दो कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, और पॉइजनिंग कर दो सल्फर और क्विनोलिन की, पॉइजनिंग कर दो सल्फर और क्विनोलिन की, तो मेरे पास यहाँ पे क्या बनेगा, सिस प्रोडक्ट, राइट। देखते हैं कैसे। सबसे पहले एक पॉइंट आता है कि आपने पॉइजनिंग क्यों करी है। पॉइजन मतलब जहर नहीं दे देना, पॉइजनिंग हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैंने क्या किया, ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ के डबल बॉन्ड बनाया है। अब अगर मैं ये ना डालती, सल्फर और क्विनोलिन ना डालती, फिर क्या होता, हो सकता था ये वाला बॉन्ड भी टूट जाता और फिर सिंगल बॉन्ड ही बन जाता। तो क्योंकि मेरे को यहाँ पे अल्कीन बनानी है, मैं अल्कीन्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो मुझे यहाँ पे क्या डालना जरूरी है, सल्फर और क्विनोलिन की पॉइजनिंग, ताकि ये डबल बॉन्ड पे ही रुके, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड पे ना जाए। क्लियर, ओके। सो मैंने यहाँ पे क्या किया, लिंडलार कैटलिस्ट में हाइड्रोजन किसी भी मेटल की प्रेजेंस में डाला, कैल्शियम कार्बोनेट डाला और सल्फर और क्विनोलिन की पॉइजनिंग कर दी, देन मेरे पास कौन सा प्रोडक्ट आएगा, मेरा सिस प्रोडक्ट आएगा। और अगर मैं इसमें डाल दूं बर्च रिडक्शन, बर्च रिडक्शन क्या होता है, सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया। तो ये यहाँ पे हमारा कौन सा प्रोडक्ट बना है। सो हमने पढ़ा कि हमारे पास पार्शियल रिडक्शन ऑफ अल्काइंस में 2 टाइप के आइसोमर्स पॉसिबल है, सिस एंड ट्रांस, विद द हेल्प ऑफ लिंडलार कैटलिस्ट एंड बर्च रिडक्शन, राइट। तो एक बार करके देख लेते हैं कैसे। CH3 कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन CH3 है, दैट इज अगर आपके पास ब्यूट 2 आयन है, इसके अंदर अगर आप डाल देते हो हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम या निकल, कैल्शियम कार्बोनेट डालते हो, सल्फर और क्विनोलिन की पॉइजनिंग करते हो, तो हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे सिस प्रोडक्ट। ये कौन सा कैटलिस्ट है हमारा, लिंडलार कैटलिस्ट, राइट। C फॉर कैटलिस्ट, C फॉर सिस, C फॉर कैटलिस्ट, C फॉर सिस।
तो हम इसको ऐसे याद रखेंगे, बॉन्ड टूटा, एक H ये ले गया, एक H ये ले गया, तो हमारे पास क्या बना, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, CH3 ग्रुप दोनों के पास है, इसके पास भी CH3 ग्रुप है और इसके पास भी CH3 ग्रुप है और HH भी दोनों के पास है। सो दिस इज योर सिस प्रोडक्ट। नंबरिंग करें इसकी 1 2 3 एंड 4, तो सिस ब्यूट 2E, ये था हमारा सिस प्रोडक्ट। इसी में अगर मैं डाल देती सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, क्या है ये हमारा बर्च रिडक्शन। बर्च रिडक्शन से हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट आता है, ट्रांस प्रोडक्ट। कैसे बनना था, सेम चीज बननी थी, बस ट्रांस में लग जाना था, एक H ऊपर कर दो, एक H नीचे कर दो, CH3, सो दिस इज योर ट्रांस ब्यूट 2E। क्लियर। तो हमारे पास पार्शियल रिडक्शन ऑफ अल्काइन से दो प्रोडक्ट पॉसिबल है, सिस एंड ट्रांस। ट्रांस हमने पढ़ा कि उसका डायपोल मोमेंट भी 0 होगा और कंपैरेटिवली ट्रांस की स्टेबिलिटी भी ज्यादा है क्योंकि वहां पे रिपल्शन के चांसेस सबसे कम है। ठीक है, सो मूविंग फर्दर हम आगे देखते हैं सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन। सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन है हमारा डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। सो सेकेंड मेथड इज डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। यहां पे जो वर्ड है डी, इसका मतलब है रिमूवल, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, हैलोजन मीन्स कोई भी हैलोजन, ग्रुप 17 का मेंबर, इट कैन बी फ्लोरीन, इट कैन बी क्लोरीन, इट कैन बी ब्रोमीन और इट कैन बी आयोडीन, कुछ भी हो सकता है, राइट। डीहाइड्रोहैलोजिनेशन में हमने करना क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन होती है सिर्फ और सिर्फ किसकी प्रेजेंस में, अल्कोहलिक KOH। अगर आपके पास अल्कोहलिक KOH नहीं है, कोई और रिएजेंट है, तो आपके पास डीहाइड्रोहैलोजिनेशन नहीं होगी, राइट। यहां पे क्या होगा, फॉर एग्जांपल if you have ethyl chloride with you, let it be, this is your ethyl chloride, इसमें मैंने डाला अल्कोहलिक KOH। क्लियर, क्या होगा, ध्यान से सुनना, यहां से क्लोरीन जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन लेके बाहर आएगा। सी, जब मैं इस तरीके का एरो डाल रही हूँ, बॉन्ड को बीच में ले रही हूँ, दैट मीन्स वो अपने इलेक्ट्रॉन को साथ लेके आ रहा है। क्लोरीन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को साथ लेके आएगा, तो कैसे आएगा, Cl नेगेटिव बन के, राइट। अब जो जिस कार्बन के साथ क्लोरीन लगा है, जिस कार्बन के साथ क्लोरीन लगा है उसके साथ वाला कार्बन होता है अल्फा कार्बन। जिस कार्बन के साथ क्लोरीन लगा है उसके साथ वाला कार्बन क्या होगा आपका, अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन अपना हाइड्रोजन देगा, अल्फा कार्बन अपना हाइड्रोजन देगा, और हाइड्रोजन बेचारा बहुत शरीफ है, ये तो बिना इलेक्ट्रॉन्स के भी चला जाता है, तो ये चला गया बिना इलेक्ट्रॉन के। ठीक है, ओके। तो हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन्स आए हैं वो कंपाउंड क्या करेगा, अपनी स्टेबिलिटी के लिए यूज करेगा, यहाँ पे बनाएगा डबल बॉन्ड। तो क्या बना, KOH को कैसे तोड़ेंगे, K पॉजिटिव OH नेगेटिव, K पॉजिटिव Cl नेगेटिव क्या बन गया, KCl, H पॉजिटिव OH नेगेटिव क्या बन गया, वाटर, और यहाँ क्या बना, कार्बन के पास 2 H है, CH2, क्योंकि इसने अपना बॉन्ड शिफ्ट किया, जो हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया है वो बॉन्ड बन के शिफ्ट हो गए, तो यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड, और फिर साथ में क्या है, C के साथ 2 H, दैट मीन्स आपके पास क्या बन गया, इथीन। इस पूरी कहानी में क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ बाहर ही निकल रहा है ना, KCl एंड वाटर, फिर बॉन्ड बन रही है, तो इसको हम एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं, इसे हम और क्या कहते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन। क्लियर। पर कहानी में ट्विस्ट शुरू होता है जब हमारे पास एक से ज्यादा अल्फा कार्बन आ जाते हैं। अगर हमारे पास एक से ज्यादा अल्फा कार्बन आ गए तो हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स भी आएंगी। लेट्स सी कैसे, ये कुछ ऐसे आपके पास 2 क्लोरोब्यूटेन, राइट, इसके अंदर मैंने मान लो डाल दिया है अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH डाला, क्या होगा, क्लोरीन जाएगा अपने इलेक्ट्रॉन लेके, क्लोरीन ने तो जाना ही जाना है, ठीक है, तो क्लोरीन गया अपने इलेक्ट्रॉन लेके, क्योंकि हैलोजन आपने रिमूव करना ही करना है। जिस कार्बन के साथ क्लोरीन लगा था वो चला गया, जिस कार्बन के साथ क्लोरीन है उसका साथ वाला कार्बन क्या होगा, अल्फा कार्बन। सो दिस इज योर अल्फा कार्बन एंड दिस इज योर अल्फा कार्बन। ठीक है, अब कहानी में ट्विस्ट ये है कि दोनों अल्फा है, जब 2 अल्फा है तो कौन अपने H देगा, जब हमारे पास 2 अल्फा अरेंज हो गए हैं तो कौन सा अपने H देने को तैयार होगा, तो दोनों में से एक बार लेके देख लेते हैं, पता चल जाएगा। C, इसने अपना एक हाइड्रोजन लूज करना है,
ये अपना हाइड्रोजन लूज करेगा, हाइड्रोजन जाएगा बेचारा बाहर और इसको देकर जाएगा बॉन्ड, तो आपके पास क्या होगा, ये आपके पास बन जाएगा KCl एंड वाटर। ये तो जाने ही जाने बाहर, इनका तो जाना पक्का ही है, राइट। अब यहाँ क्या बना, ये वाला जो बॉन्ड था ये शिफ्ट हो गया एंड यू गेट व्हाट, CH3 एज सच, सिंगल बॉन्ड CH क्योंकि इसका क्लोरीन जा चुका है, डबल बॉन्ड CH क्योंकि एक बॉन्ड पहले था और इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स वापस डोनेट करे, CH3 क्या बन गया ये, ब्यूट 2E प्लस। अब साथ में अभी तो मैंने कहा था इसने दिया, इस वाले अल्फा ने दिया, ये भी तो अल्फा है, ये भी तो दे सकता था, जब ये देगा तब क्या होगा, लेट्स सी ये ऐसे ही था, इसको मैंने H निकाल दिया, जब यहां से H जाएगा तो आपके पास बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, जो H देगा उसके साथ वाले कार्बन को डबल बॉन्ड मिल जाएगा बस। तो यहाँ पे क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH क्योंकि इसका Cl जा चुका है, बाकी SH ही हम लिख देते हैं, तो दिस इज योर ब्यूटवानीन। अब कहानी में क्वेश्चन ये है कि एक तरफ हमारे पास बन गया ब्यूटोइन, एक तरफ मेरे पास बन गया ब्यूटवानीन, किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, हमें कैसे पता चलेगा कौन सा ज्यादा स्टेबल है, तो उस केस में माय डियर एक रूल है सेट्जेफ रूल। सेट्जेफ रूल, सेट्जेफ रूल क्या कहता है, हाईली अल्काइलेटेड अल्कीन, हाईली अल्काइलेटेड अल्कीन इज मोर स्टेबल। अब ये तो कहानी समझ नहीं आई, क्या लिख लिया, हाईली अल्काइलेटेड अल्कीन, क्या मतलब है इसका, हमने लिखना है इसको है बट समझना कुछ और है। डबल बॉन्ड के अराउंड हाइड्रोजन देखो, यहां डबल बॉन्ड के अराउंड कितने हाइड्रोजन है, डबल बॉन्ड के अराउंड कितने हाइड्रोजन है, 1 and 1, सारे हाइड्रोजन नहीं काउंट करने, सिर्फ डबल बॉन्ड के अराउंड हाइड्रोजन काउंट करना है। यहाँ पे डबल बॉन्ड के अराउंड हाइड्रोजन कितने, 2, यहाँ पे डबल बॉन्ड के अराउंड हाइड्रोजन कितने, 1 and 2 3, तो जिसके पास हाइड्रोजन कम, जिसके पास डबल बॉन्ड के अराउंड हाइड्रोजन कम, उसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा, जिसके पास डबल बॉन्ड के अराउंड हाइड्रोजन कम उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, और जिसके पास डबल बॉन्ड के अराउंड हाइड्रोजन ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी कम। तो ऐसा नहीं है प्रोडक्ट नहीं बनेगा, बनेगा पर कम अमाउंट में बनेगा और दूसरा प्रोडक्ट ज्यादा अमाउंट में बनेगा। क्लियर, मेजर एंड माइनर प्रोडक्ट्स आपके पास फॉर्म होंगे यहाँ पर। अब चीज इसको भूलना नहीं है, डबल बॉन्ड के अराउंड जहां हाइड्रोजन कम 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 का मतलब ज्यादा स्टेबिलिटी, इनवर्स रिलेशन है, हाइड्रोजन कम स्टेबिलिटी ज्यादा, हाइड्रोजन ज्यादा स्टेबिलिटी कम। क्लियर, ओके। So this was all about your dehydrohalogenation, इसे हम एलिमिनेशन भी कहते हैं। कंडीशन ये है अल्कोहलिक KOH का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके बिना बात नहीं बनेगी। दूसरी कंडीशन आपके पास ये है यहाँ पर कि अल्फा हाइड्रोजन आपका रिमूव होगा, ठीक है, अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन होना जरूरी है। ओके, नेक्स्ट आता है आपके पास डीहैलोजिनेशन। डीहैलोजिनेशन, सी अभी बताया, डी का मतलब रिमूवल, डी का मतलब निश्चित है रिमूवल, हैलोजिनेशन मतलब हैलोजन, आपने किसको रिमूव करना है, हैलोजन, ठीक है। जब आपने हैलोजन को रिमूव करना है तो उससे पहले एक चीज समझ लेते हैं, वो चीज ये है, मान लीजिए आपके पास 2 कार्बन है, दोनों कार्बन पे आपने कोई हैलोजन लगा दिया, लेट इट बी लाइक दिस, ठीक है, ये आपका इस तरीके से बन गया 2 हैलोजन। जब 2 अलग अलग कार्बन पे हैलोजन लगे होंगे, जब 2 अलग अलग कार्बन पे अलग अलग, सेम हैलोजन भी हो सकते हैं, 2 अलग अलग कार्बन पे हैलोजन होंगे, 2 अलग अलग कार्बन पे हैलोजन होंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे विसिनल डाइहैलाइड, उसे हम क्या कहेंगे, विसिनल डाइहैलाइड। और अगर सेम कार्बन पे 2 हैलोजन होंगे, सेम कार्बन पे 2 हैलोजन होंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे, जेमिनल डाइहैलाइड। क्या कहेंगे उसे, जेमिनल डाइहैलाइड। अगर 2 अलग अलग कार्बन पे हैलोजन है तो विसिनल, अगर सेम कार्बन पे 2 हैलोजन है तो जेमिनल। क्लियर, इसको याद रखने का तरीका ऐसा है कि देखिए, हम लोग बहुत बार न्यूज में सुनते हैं कि एक ही फैमिली में से सारे बंदे IAS IPS बन गए, राइट, 2-3 बच्चे ना, उनकी फैमिली में सारे IAS IPS बन गए। अगर सारे IAS IPS बन गए तो दैट मीन्स वो फैमिली क्या होगी, वो बंदे क्या होंगे, जेम ऑफ द फैमिली। तो यहाँ से आप याद रखो, एक ही कार्बन पे हैलोजन है तो वो जेम है, दैट इज द जेम। क्लियर, सबसे बड़े याद रखने का तरीका। ओके, सो डीहैलोजिनेशन में हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या है, हमारे पास इस तरीके से CH2 CH2 Cl
लेट इट बी Cl ले लेते, कोई इशू नहीं है। Br लेना, ब्रोमीन लेना, ब्रोमीन ले लो, Br ले लो, जरूरी नहीं है कि आप हर बार हम Cl ले लेते हो, हम ब्रोमीन ले लेते हैं। इसके अंदर मैंने डाल दिया जिंक, ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, मिथेनॉल की प्रेजेंस में, दिस इज योर मिथेनॉल, और हीट किया, दिस इज द साइन ऑफ हीट, 10th क्लास में पढ़ के आए हो आप, ठीक है। अब क्या होगा, एक ब्रोमीन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, एक ब्रोमीन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन देके जाएगा, एक ले जाएगा एक दे जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन गया, Zn के साथ 2 Br, Zn Br गया बाहर, प्लस ये वाला जो एक बॉन्ड है, एक जो बॉन्ड है ये मारेगा शिफ्ट, ये कर गया शिफ्ट, और क्या बन गया, इथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो ये आपके पास था विसिनल डाइब्रोमो इथेन। इसमें वो आपको लिखने की जरूरत नहीं है 1,2 डाइब्रोमो, दैट मीन्स कि आपके विसिनल का मतलब ही साफ है कि 2 अलग अलग पे लगे हुए हैं, क्लियर। तो आपके पास विसिनल डाइब्रोमो इथेन ने क्या बना दिया, इथीन बना। आई होप क्लियर हुआ होगा, ओके। मूविंग फर्दर, नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो है जिससे हम अल्कीन्स को बना सकते हैं वो है हमारा डिहाइड्रेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से सुनना है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट। डिहाइड्रेशन क्या हुआ, अगेन डी मीन्स रिमूवल एंड हाइड्रेशन मीन्स वाटर। रिमूवल ऑफ वाटर इज कॉल्ड एज डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन के लिए कौन कौन से रिएजेंट्स यूज होते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, H3PO4 phosphoric acid and Al2O3 alumina। इन तीनों में से कोई भी यूज होगा दैट मीन्स आपका पानी का लॉस होगा, इन तीनों में से कोई भी यूज होगा दैट मीन्स आपकी डिहाइड्रेशन होगी, क्लियर। अब डिहाइड्रेशन में निकालना पानी है, पानी क्या होता है, HOH, पानी होता है HOH। हमें क्या चाहिए, OH, H तो मिल जाएगा, H तो कोई भी दे देगा, OH कहाँ से लाएंगे, OH के लिए हमारे पास किसका होना जरूरी है, OH के लिए हमारे पास किसका होना जरूरी है, अल्कोहल, बिल्कुल। तो आपके पास क्या है, लेट इट बी लाइक दिस इज इथेनॉल, बिल्कुल सेम कहानी जो भी आपने अल्कोहलिक KOH की पढ़ी है, बस रिएजेंट चेंज हुआ है, रिएजेंट आपके पास मैंने इनमें से कोई भी एक यूज कर लेना। क्या होगा, OH अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, H अपना एक इलेक्ट्रॉन ले, H अकेला बाहर जाएगा और अपने इलेक्ट्रॉन्स देके जाएगा। तो जब H अपने इलेक्ट्रॉन देके जाएगा वो क्या बन जाएगा, H एंड OH बन गए वाटर, और साथ में क्या बना, CH2 डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पे तो कहानी बहुत इजीली समझ आ रही है, बट कहानी में ट्विस्ट जब आएगा जब 2 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे, जब 2 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे तो क्या दिक्कत है, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तो बना सकते हैं, कोई भी एक रिएजेंट यूज कर सकते हो आप तीनों में से, कोई इशू नहीं है। OH तो अपने इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, OH ने तो हर हाल में अपने इलेक्ट्रॉन लेके जाने हैं। अब इसके लिए जिस कार्बन के साथ OH है, जिस कार्बन के साथ OH है उसके साथ वाला कार्बन अल्फा कार्बन, जिस कार्बन के साथ OH है उसके साथ वाला कार्बन अल्फा कार्बन, हाइड्रोजन कौन देगा, अल्फा कार्बन। तो अब इसको जरा हम हाइड्रोजन को रिमूव करें, यहाँ से हाइड्रोजन गया बाहर, अपने इलेक्ट्रॉन दे गया, ये तो बन गया पानी H2O प्लस, अगर यहाँ से जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, देखो CH, ये वाला अपने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट मार गया, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट मींस डबल बॉन्ड प्लस। ये चीज ऐसे भी हो सकती थी कि ये वाला अल्फा देता, तो इस अल्फा से ले लेते हैं, कोई इशू नहीं है, हमारे लिए तो दोनों अल्फा बराबर है। ये चला गया तो ये इधर शिफ्ट कर जाएगा अपने इलेक्ट्रॉन, जब ये इधर शिफ्ट करके जाएगा तो क्या बनेगा, 2H लगे और डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड कार्बन H CH2 CH3। तो दिस इज योर ब्यूट-2-ene, दिस इज योर ब्यूट-1-ene। सेट्जर रूल क्या कहता है, हाईली एल्काइलेटेड अल्कीन इज मोर स्टेबल, पर हमने उसको फॉलो नहीं करना है। डबल बॉन्ड के अराउंड हाइड्रोजन कम देखने हैं, डबल बॉन्ड के अराउंड यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं 2, डबल बॉन्ड के अराउंड यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं 3, तो कौन सा ज्यादा स्टेबल, डबल बॉन्ड के अराउंड जहाँ हाइड्रोजन कम है वो हमारा मेजर प्रोडक्ट है, और जिसके अराउंड डबल बॉन्ड के अराउंड हाइड्रोजन ज्यादा है वो हमारा माइनर प्रोडक्ट। क्लियर, आई होप क्लियर हुआ होगा। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन में मैकेनिज्म को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। डिहाइड्रेशन में हमारा मैकेनिज्म समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है। तो हम चलते हैं इसके मैकेनिज्म पे। हमारे पास क्या था, इथेनॉल था, हमने इथेनॉल लिया था। इथेनॉल में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं,
राइट। ओके, यहाँ पे हमने कौन कौन से मीडियम डाले थे, एल्यूमिना, H2SO4 या फॉस्फोरिक एसिड। इनका काम क्या है, H पॉजिटिव देना। इनका काम क्या है, H पॉजिटिव देना। तो ऑक्सीजन के पास जो दो लोन पेयर हैं उनमें से ये क्या करेगा, इसको दिखेगा ये तो बेचारा गरीब है, इसके पास तो कमी है, ये तो इलेक्ट्रोफाइल है, तो क्यों ना मैं अपने इलेक्ट्रॉन्स दे दूं इसको। इसको दिख रहा है कि इसके पास कमी है तो ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन उठा के दे देगा उसको कि ले ले भाई, कोई इशू नहीं है। तो जैसे ही देगा क्या बनेगा, CH3 CH2O, O के साथ एक H ऑलरेडी था और एक इसने इलेक्ट्रॉन देके बना लिया। तो इस ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर रह गए, एक, क्योंकि एक तो ये दे चुका है, एक तो ये बांट चुका है। आप इसको चाहे ऐसे से दिखा लो, क्योंकि हमने ऊपर वाला लोन पेयर दिखा दिया, तो आप ऐसे दिखा लो, ठीक है। अब इस ऑक्सीजन पे क्या आ गई, ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर का होना निश्चित है। ऑक्सीजन के पास अगर एक लोन पेयर भी कम हो जाएगा, लोन पेयर कम हो जाएगा, तो वो अपने ऊपर पॉजिटिव साइन दिखा के कहेगा मैं गरीब हूं, मेरी हेल्प करो। क्लियर। अब क्या होगा, स्टेप नंबर 2 में ऑक्सीजन को दिख रहा है पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे आ गई है कमी। जैसे ही ऑक्सीजन पे कमी आएगी, इसको अपना फायदा देखना है, ये अपना फायदा सोचेगा, इसको बाकियों से कोई लेना देना नहीं है। कार्बन और ऑक्सीजन में कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन। ये दोनों इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे आपको माइट भी कंफ्यूजन हो कि आपने तो H के साथ बना दिया, तो इट वुड बी बेटर कि मैं इसको खोल दूं ताकि आपकी कोई कंफ्यूजन ना रहे। ये ऐसे है, कार्बन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है, ऑक्सीजन दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चलता बनेगा। ऑक्सीजन रखेगा अपने पास दोनों इलेक्ट्रॉन और कहेगा भाई हम तो स्टेबल है। ऑक्सीजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन रखेगा तो पॉजिटिव चार्ज खत्म। अब क्या हुआ, ये बन रहा है H2O वाटर और CH3 CH2। इस कार्बन के पास से इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं, दैट मींस इस कार्बन पे आ गई है कमी। अब जब इसके ऊपर कमी आ गई है तो ये क्या बन गया आपका, कार्बोकैटायन, और क्या नाम होगा इसका, इथाइल कार्बोकैटायन। क्लियर। थर्ड स्टेप में क्या होगा, आपके पास कुछ ऐसा था CH3 CH2 पॉजिटिव। इट वुड बी बेटर मैं इसको खोल के लिखूं, द रीजन बीइंग कि हमें मैकेनिज्म करना है और मैकेनिज्म ऐसे बंद करके हम कर नहीं सकते, ठीक है। इस कार्बन पर की कमी, अभी अपने साथी को बोलेगा भाई मेरे पे कमी है कुछ कर, तो बेचारा गरीब हाइड्रोजन हर बार निकलता है, इस बार भी जाएगा और कहेगा ले लो इलेक्ट्रॉन, खुश रहो तुम लोग, मैं तो अपनी जिंदगी में ऐसे भी खुश हूँ। ये H पॉजिटिव बेचारा ऐसे खुश हो जाएगा और यहाँ क्या बनेगा, कार्बन के पास 2H और ये वाला इसने दे दिया, दान कर दिया। देखो कितना बड़ा दिल है हाइड्रोजन का, हम लोग इतना ही बड़ा रखते हैं। क्लियर हुआ, सो दिस वाज द मैकेनिज्म। क्लियर। तो मैं फर्स्ट स्टेप में क्या कर रही हूँ, फर्स्ट स्टेप में मैं न्यूक्लियोफाइल का या कह लो लोन पेयर का अटैक करा रही हूँ इलेक्ट्रोफाइल पे। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, अटैक ऑन इलेक्ट्रोफाइल। सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है, पानी जा रहा है बाहर, लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है, प्रोटॉन जा रहा है बाहर, लॉस ऑफ प्रोटॉन। क्लियर। ओके, सो नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन आता है आपका कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। नेक्स्ट मेथड है कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ अल्कीन्स की इलेक्ट्रोलिसिस करके। इसके लिए हम किसको यूज करते हैं, पोटेशियम सक्सीनेट को। सक्सीनेट क्या होता है, CH2CO नेगेटिव, CH2CO नेगेटिव, दिस इज योर सक्सीनेट आयन, राइट। अगर मैं इसको यहाँ पे पोटेशियम लगा दूं चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए, तो ये क्या बन जाएगा, पोटेशियम सक्सीनेट। मैं क्या कर रही हूँ, इसकी इलेक्ट्रोलिसिस कर रही हूँ। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब मैं यहाँ पे क्या डाल रही हूँ, पानी, HOH, H पॉजिटिव होता है, OH नेगेटिव होता है, ये हमें पता है, राइट। ओके, अब दो OH के साथ 2 KOH बनाएंगे। ये तो स्टेबल बन रहा है, गए टाटा बाय बाय हो गई। अब ये H पॉजिटिव है, आप कहोगे H पॉजिटिव तो बॉन्ड बना नहीं सकते, ये बात तो मैं भी मानती हूँ, H पॉजिटिव बॉन्ड नहीं बना सकते। तो ये H पॉजिटिव क्या करेंगे, ये जाएंगे कैथोड के पास। क्या होगा यहाँ पे, एक सेकेंड, पहले कैथोड है नोट समझ लीजिए। मान लीजिए आपके पास एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल है जिसमें आपके पास 2 इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड आपका 1 है और ये आपका सेकेंड इलेक्ट्रोड है।
राइट। यहाँ पे बहुत सारे आयंस पड़े हैं, यहाँ पे ऐसे आयंस पड़े हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने कनेक्शन कर दिया विद बैटरी, यहाँ पे कनेक्शन है हमारा बैटरी के साथ, इस तरीके से। अब ये क्या है, नेगेटिव। नेगेटिव ने ना एक इलेक्ट्रॉन दिया इसको, नेगेटिव ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन दिया इसको। जैसे ही इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो जितने पॉजिटिव होंगे वो इसके पास जाएंगे, जितने पॉजिटिव मतलब एक इलेक्ट्रॉन आया तो हम कहते हैं एक ही पॉजिटिव जा रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन आया, एक पॉजिटिव चला गया इसके पास, तो H ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन के पास गया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन H को दे दिया और H क्या बन गया इस तरीके से। अब H ऐसे दूसरा भी H होगा, उसने भी इलेक्ट्रॉन लिया और ये फिर से बन गया H, तो ये दोनों H मिलके आपस में क्या बन जाएंगे, H। यहाँ पे बन गए हमारे H। क्लियर। अब इस पे आते हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है, COO नेगेटिव। COO नेगेटिव कुछ इस तरीके से होता है आपका। ये क्या होगा, ये अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। जैसे ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ये क्या बना देगा, CO2 गैस। दिस इज योर CO2, दिस इज योर CO2। तो कितने मॉलिक्यूल CO2 के बाहर चले गए, 2 मॉलिक्यूल CO2 के गए बाहर। अब क्या होगा, आपके पास ये वाला जो अपना एक बॉन्ड है वो ट्रांसफर होगा, तो क्या बन गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2। दिस इज योर इथीन। तो इस चीज को ध्यान रखना है यहाँ पे कि H पॉजिटिव हाइड्रोजन बन के जाएंगे बाहर, 2 CO2 बन के चल जाएंगे बाहर, और यहाँ पे आपके पास बन जाएगा अल्कीन। क्लियर। सो दिस वाज ऑल अबाउट द मेथड ऑफ ऑपरेशन। इसके बाद हमारे पास आती है बॉइलिंग पॉइंट की बात, कि बॉइलिंग पॉइंट अल्कीन्स का कैसे वेरी करता है, या बॉइलिंग पॉइंट अल्कीन्स का क्या होता है, वो चीज समझते हैं जरा, ठीक है। तो देखो, बॉइलिंग पॉइंट का एक सीधा सा फंडा है। बॉइलिंग पॉइंट आपका डिपेंड करता है साइज के ऊपर। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा अगर आपका साइज बढ़ता जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा अगर आपका साइज बढ़ता जाएगा। साइज इंक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, साइज डिक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस, ठीक है। अब साइज का यहाँ पे क्या होता है, जैसे जैसे आपका साइज बढ़ता है हमारे पास क्या होता है, वॉन्डरबल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करती है। अब आपको ये अगर ना पता हो वॉन्डरबल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, तो ये समझिए पहले। मान लो आप किसी बिल्डिंग में रहते हो, राइट। ये आप हो, दिस इज यू, ठीक है। और ये यहाँ पे कोई आपका नेबर है जिसको आप अच्छे से नहीं जानते हो, ठीक है, बट यू आर यूजिंग अ कॉमन लिफ्ट। हर रोज आपकी एक ही लिफ्ट है, ठीक है, आप यूज कर रहे हो, सेम टाइमिंग पे एक दूसरे के साथ आ जा रहे हो, तो क्या होगा, एक स्माइलिंग रिश्ता आ जाएगा, ठीक है। आप एक दूसरे को देख के स्माइल पास करोगे, राइट। तो वही रिश्ता होता है यहाँ पे, इसका इसके साथ कोई रिश्ता नहीं, इसका इसके साथ कोई रिश्ता नहीं है, बट यहाँ पे एक स्माइलिंग नेचर बन रहा है, नेटवर्क डेवलप हो रहा है, ठीक है। तो यही चीज है, जैसे जैसे आपका साइज बढ़ता जाएगा, साइज बढ़ रहा है, आपकी फोर्सेस बढ़ती जाएंगी, मतलब आपका नेटवर्क बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे नेटवर्क बढ़ता जाएगा बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाएगा। बट यहाँ पे एक चीज आती है, ब्रांचिंग। ब्रांचिंग यहाँ पे क्या रोल प्ले करती है, ब्रांचिंग होने की वजह से आपका सरफेस एरिया डिक्रीज करता है। ब्रांचिंग डिक्रीजेस द सरफेस एरिया, ब्रांचिंग होने की वजह से सरफेस एरिया डिक्रीज करता है। तो हम लिख सकते हैं हमारी वॉन्डरबल फोर्सेस भी डिक्रीज कर रही है, और अगर वॉन्डरबल फोर्सेस डिक्रीज कर रही है तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज कर रहा है। बस एज सिंपल एज दैट। बॉइलिंग पॉइंट का सीधा रिश्ता है, बॉइलिंग पॉइंट साइज के ऊपर डिपेंड करता है। साइज बढ़ा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा, साइज बढ़ा, वॉन्डरबल फोर्सेस बढ़ी, वॉन्डरबल फोर्सेस बढ़ी, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा, डायरेक्ट रिलेशन, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे चेंज कहाँ पे आएगा, यहाँ पे चेंज आएगा ब्रांचिंग पे। ब्रांचिंग का मतलब आप ऐसे कह लेते हैं कि अगर कोई बिल्डिंग है, ठीक है, उसका बेसिक एरिया तो उतना ही रहेगा ना, उसके ऊपर 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 आप जितना मर्जी बनाते रहो, ठीक है, बेसिक एरिया इतना ही है। तो सरफेस एरिया आपका कम हो रहा है, मतलब ऐसे आपका एरिया नहीं बढ़ रहा, आपका एरिया इस तरीके से बढ़ रहा है, ठीक है। आसमान में तो जितनी मर्जी ऊंची बिल्डिंग बनाते रहो, बेसिक जमीन तो इतनी है ना, तो यही चीज इंपॉर्टेंट है। मेन एरिया अगर ऐसे बढ़ेगा, एरिया इस तरीके से, मतलब स्ट्रेट चेंज जा रही है, इस तरीके से एरिया बढ़ रहा है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। एरिया इतना रहेगा, इतना एरिया में आपका कभी भी बॉइलिंग पॉइंट नहीं बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे वॉन्डरबल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम है। पॉइंट क्लियर हो गया? ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द बॉइलिंग पॉइंट।